लोक प्रशासन में प्रशासनिक सुधार एवं नवाचार। ये प्रशासनिक सुधार पढ़ेंगे, प्रथम प्रशासनिक सुधार, द्वितीय प्रशासनिक सुधार। इकाई नंबर 10 है, ये एनसीईआरटी की बुक है। इसके अंदर देखो, यहाँ हम देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व जितनी समितियाँ गठित हुई थी उसके अध्यक्ष थे, इनका पूरा डिटेल से हम देखेंगे। और आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पश्चात जो समितियाँ गठित हुई थी वो देखेंगे, ये पूरी डिटेल से आप देख सकते हो। 5वां वेतन आयोग भी पढ़ेंगे, 6ठा वेतन आयोग वगैरह सब पढ़ेंगे, और ये सब वापस यहाँ डिटेल से पूरी दी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे प्रथम प्रशासनिक के संतानम समिति, आप देख सकते हो, ये आज़ादी के बाद की है। उसके बाद ये ना प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम बार में, और इसके कितने प्रतिवेदन थे ये आप देख सकते हो। इसके प्रतिवेदन है, ये परीक्षा में आया था कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के कितने प्रतिवेदन थे, तो 20 प्रतिवेदन थे। इसके बाद हम देखेंगे कौन से टॉपिक, ये सहकारिता आयोग, इसकी स्थापना, इसके अध्यक्ष वगैरह सब देखेंगे। ये सब एनसीईआरटी के अनुसार ही हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये 7वां वेतन आयोग है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और इनकी सिफारिशें वगैरह। इनके प्रतिवेदन कितने थे पता है, इसके 15 प्रतिवेदन थे। और ये 10वां प्रतिवेदन एग्जाम में आया था नेक्स्ट में, कि कार्मिक प्रशासन की जो स्वच्छता है वो किस में है, तो 10वां प्रतिवेदन है। कुल 15 प्रतिवेदन थे। उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान में प्रशासनिक ये सुधार आयोग, वो भी देखेंगे। ये राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग, इसको हम 2-3 पार्ट में पूरा करेंगे। एनसीईआरटी का लेसन है, 12 क्लास की ये एनसीईआरटी हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये सब महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ से जो पर्सन बन सकते हैं ना, वो सब देखेंगे, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद हम देखेंगे ये सब। उसके बाद हम देखेंगे एमसीक्यू, ये सूचना का अधिकार अधिनियम भी देखेंगे। देखो एनसीईआरटी के पॉइंट में राजस्थान राज्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी 2011 दिया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद इसके एमसीक्यू करेंगे। तो जब ये लेसन पूरा हो जाएगा तो लास्ट में हम एमसीक्यू करवाऊंगी मैं। तो स्टार्ट करते हैं। सुधार जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म है, प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक दक्षता की पूर्वापेक्षा है। प्रस्तुत कोई भी प्रशासन जड़ता से काम नहीं करता। प्रशासन को निरंतर बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में क्रियाशील रहना पड़ता है। बदलते परिवेश में प्रशासन समतापूर्ण दक्षता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि चुनौतियों की समुचित प्रक्रिया हेतु आवश्यक सुधार किए जाएं। 18वीं शताब्दी से ही सुनियोजित प्रशासनिक सुधार प्रारंभ हो गए थे, परंतु ये प्रयास निजी थे। सरकारी क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में प्रशासनिक सुधार हेतु प्रयास किए जाने लगे थे। प्रारंभ में प्रशासनिक सुधारों को संकीर्ण अर्थों में सिर्फ संरचनात्मक सुधार तक सीमित माना गया, परंतु यह प्रक्रिया अत्यंत व्यापक है जिसमें संरचना, प्रक्रिया एवं व्यवहार तीनों को अपेक्षित परिवर्तन शामिल है। अर्थ और इसकी परिभाषा देखेंगे। प्रशासन एक सतत प्रक्रिया है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का अगर आप लोक प्रशासन में दे रहे हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो एसएसटी से, तो लोक प्रशासन आएगा। यूजीसी नेट में अगर लोक प्रशासन दे रहे हो तो भी आपका टॉपिक आएगा। फर्स्ट ग्रेड अगर लोक प्रशासन है आपका सब्जेक्ट तो ही आप इसको पढ़ें। अगर आपका यूजीसी नेट लोक प्रशासन आरएस मेन दे रहे हो तो वहाँ भी लोक प्रशासन आपके लिए आएगा। और सेकंड ग्रेड में प्रश्न यहाँ से लाइन टू लाइन ही बनता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल वीडियो को पूरा देखें। और एनसीईआरटी के पॉइंट के अनुसार मैं पूरा पाठ पढ़ाऊंगी और आपको नोट्स, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बना के दूं, लेकिन एनसीईआरटी का पूरा का पाठ आपको दे दूंगी। इस अर्थ में देखो, ये अर्थ है प्रशासन एक सतत प्रक्रिया है। इस अर्थ में सुधारो प्रक्रिया भी है, ये सुधारो उन्मुख प्रक्रिया है। प्रशासनिक सुधार जानबूझकर एक सुविचारित रूप से की गई प्रक्रिया जिसमें प्रशासनिक दक्षता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु सुनियोजित परिवर्तन किए जाते हैं ताकि अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्रशासनिक सुधार क्या हुआ कि हम भी हमारे घर में या हमारे समाज में जो भी सुधार के लिए नए कार्यक्रम करते हैं ना, तो समाज को सुधार के लिए करते हैं, नियम वगैरह बनाते हैं। उसी तरह प्रशासन में, कानून में, यानी कि हमारे जो प्रशासन है, राजनीति में, चाहे जहाँ भी हो, प्रशासन को सुधार लाने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। कार्मिकों के हेतु, नेताओं, हर एक के लिए जो सुधार कार्यक्रम आ गया तो हर जगह आ जाता है। ये परिभाषा याद रखना। मोंटगोमरी के अनुसार प्रशासनिक सुधार से तात्पर्य है कि लोक सेवा के व्यवहार में परिवर्तन लाना। जो नेता होते हैं वो लोक सेवक होते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना। लीमेंस के अनुसार प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक मशीनरी से उत्प्रेरित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। उसके बाद हम देखेंगे गेरोल्ड काइडेन के अनुसार सुधार एवं इस सहज विचार आधारित है कि मनुष्य को स्वाभाविक रूप से परिवर्तन हो, इसका इंतजार करने की बजाय वैश्विक व्यवस्था में सुधार हेतु इसे कृत्रिम तरीकों में
से गति देनी चाहिए, यानी कि इसको गति यानी कि कृत्रिम यानी कि आधुनिकीकरण टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, जिससे प्रशासन में सुधार आ सके। भारत में प्रशासनिक सुधार के प्रयास क्या किए जाए, तो क्या किए गए थे ये सब हम देखेंगे। एनसीईआरटी का पार्ट आप देखोगे, आरबीएसई की बुक देखोगे, इससे बाहर प्रश्न कभी नहीं जाता, सेकंड ग्रेड हो चाहे कुछ भी हो। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा नोट्स या वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट प्रश्न यहीं से आते हैं। किसी भी शासन व्यवस्था की प्रशासनिक मशीनरी में सुधार की आवश्यकता को विश्व भर में स्वीकार किया गया है। भारत में भी प्रशासनिक सुधार का लंबा इतिहास रहा है। यद्यपि भारत में स्वतंत्रता पूर्व ही प्रशासनिक सुधार प्रारंभ हो गए थे, परंतु ब्रिटिश काल के दौरान प्रशासन का प्रारंभिक उद्देश्य साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना था, अतः सुधारों का मतव्य भी यही बना रहा। मतव्य भी स्वतंत्रता के पश्चात लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार के उत्तरदायित्व में आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय भी शामिल हो गया था। यानी कि आर्थिक विकास तो बहुत जरूरी है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समाज में समानता भी होनी चाहिए, उसको न्याय भी देना चाहिए, वो भी शामिल हो गया था, सरकार का उत्तरदायित्व हो गया था। फलत प्रशासनिक संस्थाओं के ढांचे में कार्यशैली प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव किए गए हैं। अतः भारत में प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से किए गए प्रयासों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम स्वतंत्रता पूर्व प्रशासनिक सुधार, द्वितीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रशासनिक सुधार। इसका सार विवरण निम्न, इसके आगे हम देखेंगे, ये पूरा डिटेल से दिया हुआ है। तो कौन कौन से थी जो प्रशासनिक सुधार थे, वो स्वतंत्रता पूर्व यानी कि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, इससे पूर्व पहले कौन कौन सी समितियां बनी थी। तो एचिसन है ना, ये 1886 में पहली समिति आयोग बना था। फिर आयोग बना था 1912 में। फिर एलिगस्टन बना था 1923 में और 46 में। और उसके बाद ली आयोग बना था 1946 में। ये आप देख सकते हो, इसको पूरा डिटेल से देखेंगे, एनसीईआरटी में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। उदारीकरण से पूर्व 1991 से पहले था। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1947 में। मितव्ययता समिति 1948 में, ये सब देखेंगे। एडी गोरमाला रिपोर्ट 1951 में, तो ये देखेंगे। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये थी समितियाँ। उदारीकरण के पश्चात यानी कि 1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण और व्यवसायीकरण ऐसे थे, तीन लाए थे 1991 में, जब भारत में आर्थिक मंदी आ गई थी। उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। कर सुधार समिति 1991 में, पांचवा वेतन आयोग 1994 में, व्यय सुधार आयोग 2001 में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2006 में, छठा वेतन आयोग 2006 में, सातवां वेतन आयोग 2014-15 में। तो पूरा डिटेल से यहाँ देखेंगे। स्वतंत्रता पूर्व प्रशासनिक सुधार। तो यद्यपि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया प्राचीन काल से अनवरत तक चल रही है, ये तथापि एक व्यवस्थित सुधार की श्रृंखला ब्रिटिश काल में दिखाई पड़ती है। ब्रिटिश काल में एचिसन आयोग 1886 में, इसिलगठन आयोग 1912 में, ली आयोग 1923 में, भारत सरकार सचिवालय प्रक्रिया समिति 1919 में, टाटनहम समिति 1945-46 में आयोगों की एवं समितियों की नियुक्ति की गई, जो आज़ादी से पूर्व थी। हमको पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। एचिसन आयोग की कोवेंटेंट और नॉन कोवेंटेंट सेवाओं का अंतर समाप्त कर सामान्य सेवाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। भारतीय नागरिक सेवा, प्रांतीय सेवा, अधीन सेवा, 3 भागों में बांटा गया। एलिस्टन गठन आयोग ने लोक सेवाओं की भर्ती और नियुक्ति के भारतीयकरण करने की मांग की थी। एलिस्टन आयोग ने। ली आयोग ने क्या किया था? उच्च लोक सेवा आयोग विशेषाही आयोग था। ये एक आयोग ने लोक सेवाओं के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था। तो ली आयोग ने प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक सुधार हेतु टाटनहम समिति का गठन किया गया, किंतु विभाजन के कारण समितियों के प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर आज़ादी के बाद जो प्रशासनिक सुधार कौन कौन से थे? सचिवालय पुनर्गठन समिति या वाजपेयी समिति भी इनको कहा जाता है। याद रखना, इसके 2 नाम हैं। विभाजन के कारण सचिवालय में लोक सेवा में अधिकारियों में कमी की समस्या के समाधान उपायों के विचार के लिए 1947 में गिरिजा शंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में, कौन थे? गिरिजा शंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में सचिवालय पुनर्गठन समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सचिवालय की प्रक्रियात्मक सुधार एवं उपलब्ध अधिकारियों की सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने के तरीकों को सिफारिश की गई है। जो सेवा हैं या कर्मचारी हैं, उनकी सेवाओं का अधिकतम उपयोग किया जाए, इनके उनको किस कार्य में ज़्यादातर कार्य में लगाया जाए और ज़्यादा कार्य कराया जाए। इस समिति का जो
अनुशंसा थी वो थी सचिवालय पुनर्गठन समिति की, जो 1947 में गिरिजा शंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। दूसरी है मित व्ययता समिति 1948 में, ये आज़ादी के बाद की है। 40 के दशक में बढ़ते हुए असैनिक व्यय को नियंत्रण करने के लिए जो भारतीय सेना होती है ना, उस पर जो खर्च किया जाता है उसको नियंत्रण करने हेतु देश के प्रमुख उद्योगपति कौन थे? कस्तूरबाई लाल भाई की अध्यक्षता में मित व्ययता समिति 1948 में कस्तूरबाई लाल भाई की अध्यक्षता में मित व्यय समिति का गठन किया गया। समिति ने प्रशासन की मित व्यय को लाने और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रण करने हेतु सुझाव दिए गए। समिति के सुझाव पर अनेक मंत्रालयों ने मित व्ययता समिति गठित की गई थी। तीसरी समिति है एन गोपाल स्वामी अयंकर समिति 1949 में, और ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, कौन थे? गोपाल स्वामी अयंकर समिति की है, जो नाम ही इनके नाम पर पड़ा हुआ है। और ये अध्यक्ष एक सदस्यीय आयोग था। श्री अयंकर ने सरकारी तंत्र में पुनर्गठन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया करते हुए O&M यूनिट की स्थापना करने और केंद्रीय मंत्रालयों को 4 ब्यूरो में पुनर्गठित करने का सुझाव दिया गया, किंतु सरकार ने इसकी भी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद हम देखेंगे A.D. गोरवाला रिपोर्ट 1951 में। 50 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 1949 में नियोजित विकास के प्रशासनिक तंत्र की उपयुक्तता की जांच करने के लिए अवकाश प्राप्त सिविल अधिकारियों A.D. गोरवाला की अध्यक्षता में 1951 में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने 2 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। याद रखना, A.D. गोरवाला रिपोर्ट 1951 में इसने 2 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 15 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। तो याद रखना, गोरवाला रिपोर्ट ने 2 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। कौन कौन से थे? लोक प्रशासन पर प्रतिवेदन, जिसमें प्रथम प्रतिवेदन था, जिसकी ये जो सुझाव थे O&M इकाई की स्थापना करना, लोक सेवकों की दक्षता अनुशासन पर बल देना, मंत्री लोक सेवकों के मधुर संबंध स्थापित करना, विहित लेप परिषदों की स्थापना करना, भर्ती पद्धति में सुधार पर बल, IAS प्रशिक्षण को व्यवस्थित करने पर बल दिया गया। दूसरा जो प्रतिवेदन था सरकारी उद्यमों के दक्ष आचरण पर था। अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लोक सेवकों के उपक्रमों में सफल और संचालन समिति संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। और पॉल एंड एप्पलबी प्रतिवेदन 1953 और 56 में। सितंबर 1952 में भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए अमेरिकी विद्वान कौन थे? पॉल एंड एप्पलबी को आमंत्रित किया गया। 1953 में उन्होंने भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन दिया, सरकार को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने विचार व्यक्त किया कि भारत विश्व में लगभग 12 राष्ट्रों में से एक है जहां का लोक प्रशासन पर्याप्त रूप से संगठित और विकसित है। इसके सुझाव दिए गए थे। भारतीय संघ में राज्यों को अधिक स्वतंत्रता देना उचित नहीं होगा, यानी कि राज्यों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए। भारत में O&M इकाई की स्थापना शीघ्र की जाए। लोक सेवकों को समुचित प्रशिक्षण हेतु भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। स्टाफ सूत्र का अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। भारत के सभी लोक सेवाओं को एकीकृत कर सामान्य सेवा का गठन किया जाना चाहिए। भारतीय निगम की सरकारी प्रकृति बनी रहनी चाहिए, उन्हें स्वायत्ता देना ठीक नहीं होगा। ये सब इनकी अनुशंसाएं थी एप्पलबी रिपोर्ट की। और एप्पलबी 1956 में पुनः भारत आए और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को पुनः परीक्षा सरकार में औद्योगिक और वाणिज्य उपक्रमों के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अपने द्वितीय प्रतिवेदन में उन्होंने प्रथम प्रतिवेदन के विपरीत सार्वजनिक निगमों को अधिक सहायता देने की अनुशंसा की। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को अनावश्यक और दमनकारी संस्था कहा था उन्होंने। एप्पलबी ने, किसने कहा था? एप्पलबी ने। एप्पलबी का मुख्य योगदान यह है कि उनकी अनुशंसा पर भारत की भारतीय लोक प्रशासन संस्थान एवं संगठन और प्रबंध इकाई O&M यूनिट की स्थापना हुई। V.T. कृष्णाचारी समिति 1962 में आई थी। भारत सरकार को भारतीय एवं राज्य प्रशासनिक सेवा एवं जिला प्रशासन, यानी कृष्णामाचारी ने भारत सरकार को भारतीय एवं राज्य प्रशासनिक सेवा और जिला प्रशासन की समस्या विषय पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें IAS की सीधी भर्ती की संख्या बढ़ाने, IAS का राज्य प्रशिक्षण ग्रहण बनाने, IAS के लिए पुनर्संचय पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया गया। फिर के संतानम समिति पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। 2-3 पार्ट में इसको पूरा करेंगे और देखते हैं वीडियो कितना बड़ा हुआ है। तो एक बार के संतानम समिति बता दूं मैं आपको, और उसके बाद हम देखेंगे
ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसके प्रतिवेदन लास्ट में हम पढ़ेंगे। के संतानम समिति। के संतानम समिति की स्थापना 1964 में हुई थी। सन 1962 में भारत सरकार ने भ्रष्टाचार की समस्या के विद्यमान तंत्र की समीक्षा और जांच हेतु के संतानम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 1 मार्च 1964 में समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार उस समय समाप्त हो सकता है जब कोई खत्म करने के लिए तैयार हो, इसमें इस कार्य के लिए क्षमता हो। समिति द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दिए गए सुझावों में से महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार थे। तो केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय सत्कर्ता आयोग स्थापित किया जाना चाहिए, यानी केंद्र सरकार में एक केंद्रीय सत्कर्ता आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। इसकी अनुशंसा थी किसकी थी? ये थी के संतानम समिति की, है ना। यह आयोग अपने कार्यों के लिए सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए, यानी इस पर सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए। ये स्वतंत्र यानी आज़ाद होना चाहिए, अपना खुद का अलग से बायोडाटा वगैरह, अपना खुद का कार्यशैली अलग, जिस तरह स्वतंत्रता और न्यायपालिका होती है उस तरह से। मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित करनी चाहिए जिस पर जनता को विश्वास हो। सहकारी अधिकारियों के लिए समुचित आवास और पर्याप्त वेतन की व्यवस्था हो ताकि वे रिश्वत के लाभ से बच सकें। संविधान की धारा 311 में का संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी कार्रवाई शीघ्रतापूर्वक की जा सके। समाज में ऐसे परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी को न केवल नौकरी चले जाने पर डर हो बल्कि सामाजिक बहिष्कार का भी भय हो। ये था इन सब का जो मैंने पढ़ाया अभी तक। जो आज़ादी के पहले जो सुधार थे, आज़ादी के बाद के सुधार थे। अब जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में बना था, उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर मेरा एडिट नहीं होगा। और मुझे भी सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए चैनल पे। एनसीईआरटी के अनुसार मैं सिर्फ आपको लेसन ही पढ़ा रही हूँ और आपको बता रही हूँ। आपको अगर सही लगे तो आप शॉर्ट में नोट्स बना सकती हैं। अगर मैंने नोट्स बना लिए तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, 15, 20, 25 दिन लगेंगे। उसके बाद हो सकता है इस लेसन का पूरा मैं नोट्स आपको शेयर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।